नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार में एक अजीब सी खामोशी थी। ऊपर से देखो तो लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। इंडेक्स लगभग वहीं के वहीं खड़े रहे, लेकिन जरा अंदर झांकेंगे तो फिर आपको लगेगा कि कहानी तो बिल्कुल अलग ही निकल गई। एक तरफ एफएमसीजी रो रहा था और दूसरी तरफ आईटी सेक्टर खुशी से झूम रहा था, और ठीक इन दोनों के बीच में फंसा हुआ था कौन? आम निवेशक। जी हाँ दोस्तों, यह सोचता हुआ फंसा हुआ था कि आखिर आज हुआ क्या है। और कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने भी टीवी पर देखा होगा कि बाजार तो आज फ्लैट बंद हुआ और शाम को आपको अपना पोर्टफोलियो खोला तो लगा कि सारा का सारा पोर्टफोलियो ही लाल हो गया, यानी कि लाल निशान में दिखाई दे रहा। तो अगर हाँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की कहानी बिल्कुल आपके लिए है। और इस विषय को, इस टॉपिक को, हमारे शेयर बाजार के लेखा जोखा को ठीक से समझिए। अगर आज आप सुबह लाइव में जुड़े थे 7:30 बजे, तो आपने देखा होगा कि हमने जो विश्लेषण किया था और हमने कहा था कि आज मार्केट फ्लैट टू निगेटिव रहेगा, यानी कि फ्लैट रहने के चांसेस हैं और हो सकता है निगेटिव बायस दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव बायस नहीं था मार्केट में। और वही हुआ है कि मार्केट लगभग सपाट बंद हुआ है। तो चलिए आज की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, एक एक कड़ी जोड़ते हुए। दोस्तों, बाजार का आज का हाल आप समझ लीजिए तो सबसे पहले बात कर लीजिए उन 3 नामों की जो हर घर में सुने जाते हैं और हर इन्वेस्टर और ट्रेडर जानता है, चाहे किसी को शेयर बाजार की कितनी कम या कितनी ज्यादा समझ हो। तो वो कौन कौन से हैं? सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों, सीधी भाषा में अगर कहें तो सेंसेक्स और निफ्टी हमें बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों का मिजाज आज कैसा रहा, और बैंक निफ्टी हमें बताता है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था की सेहत कैसी है। और सेंसेक्स आज बंद हुआ है 76,765 पर 59 अंकों की मामूली सी गिरावट के साथ, यानी कि 0.09% नीचे रहा। जबकि निफ्टी भी दोस्तों लगभग सपाट ही रहा, फ्लैट रहा, 23,985 पर बंद हुआ, सिर्फ 10 अंक टूटा है, यानी कि 0.04% की बेहद ही मामूली गिरावट। लेकिन असली दबाव दोस्तों कहां दिखाई दिया? बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी आज 331 अंक टूटकर 56,755 है, यानी कि 56,755 पर, यानी कि 0.58% टूट गया, आधा प्रतिशत से अधिक टूट गया। दोस्तों, जहां सेंसेक्स और निफ्टी ने ऐसा दिखाया मानो कुछ हुआ ही नहीं, वहीं बैंक निफ्टी ने साफ इशारा कर दिया कि बैंकिंग सेक्टर पर आज दबाव दोस्तों कहीं बहुत ज्यादा है। तो सोचिए ऐसा इसको कि जैसे आपके मोहल्ले की 3 दुकानें हो, एक जनरल स्टोर की, एक मिठाई की दुकान हो और एक बैंक की ब्रांच हो। और आज जनरल स्टोर और स्वीट शॉप पर, मिठाई की दुकान पर हल्की सी उदासी थी, ग्राहक थोड़े कम आए, मामूली नुकसान हुआ। लेकिन जो बैंक की ब्रांच थी, तो जैसे मंदी ही छाई हुई थी, वहां तो कोई घुसा ही नहीं, ना कोई लोन लेने आया, ना कोई पैसा जमा कराने आया। और सभी जितने भी वहां पे कर्मचारी थे, उनके चेहरे भी उतरे हुए थे एक तरह से कि भाई बाजार में क्या हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में अगर बिजनेस नहीं आता तो टेंशन होती है, सरकारी में अगर ग्राहक नहीं आता तो कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आज काम कम है। खैर, तो इसको इस तरह से दोस्तों आप सोचें कि टीवी पर हेडलाइन में बाजार फ्लैट सुनकर भी आपका अपना पोर्टफोलियो लाल क्यों दिख रहा था। तो आज का दिन उसी सवाल का जवाब है। हेडलाइन सिर्फ 3-4 बड़े नामों की कहानी बताती है, जबकि असली कहानी हमेशा सेक्टर्स और अलग अलग शेयरों में छिपी होती है, और जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ता है। और वो गहराई में उतरने का काम करता है आपके लिए संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। तो दोस्तों, असली सवाल यह है कि जब सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट थे, तो फिर बाजार के अंदर इतनी हलचल क्यों महसूस हो रही थी? और इसका जवाब छिपा हुआ है सेक्टर्स की कहानी में, जहां एक तरफ जश्न का माहौल था तो दूसरी तरफ मातम था। सेक्टोरल प्रदर्शन अगर आप देखें तो किसने मुस्कान बिखेरी है और किसने रुला दिया। तो आज मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ, 0.08% ऊपर रहा। लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा दबाव में रहा और 0.22% नीचे फिसल गया। यह दिखाता है कि छोटी और मझोली कंपनियों में भी आज मिला जुला रुख रहा, कोई एक तरफा कहानी नहीं थी। और अब बात करते हैं किसकी? जिन्होंने आज
असली ड्रामा दिखाया। तो ध्यान दीजिए, हम अब यहां से किसी भी सेक्टर के अंक की बात नहीं करेंगे, यानी कि कितने गिर गए कितना नहीं गिरा, सिर्फ परसेंटेज से आप समझ लीजिए, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा हम छोटा भी कर पाए, क्योंकि कुछ कुछ हिस्से हम कम कर सकते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती, और परसेंटेज से हमें काफी आइडिया मिल जाता है। क्योंकि अंक बड़े या छोटे दिखने का भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब परसेंटेज होता है तो आप असली तस्वीर को समझ लेते हैं। तो कौन सा सेक्टर वाकई कितना हिला है? तो आईटी सेक्टर की अगर आज बात करें तो बड़ा हीरो रहा है, 3.32% की छलांग के साथ ऊपर बढ़ा, और ये इतनी बड़ी बढ़त है कि पूरे बाजार की चाल को संभाले रखने में सबसे बड़ा हाथ इसी सेक्टर का रहा है। अगर आज आईटी सेक्टर इतना मजबूत ना होता दोस्तों, तो शायद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद होते। रियल्टी सेक्टर की बात करूं तो 2.17% की मजबूत तेजी दिखी, जो बताता है कि रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। और ऑटो सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, 0.69% ऊपर बंद हुआ, और फार्मा सेक्टर भी हल्की मुस्कान के साथ में 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन दोस्तों, अब हम आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। वो क्या है? एफएमसीजी सेक्टर आज सबसे ज्यादा टूटा, 1.38% की गिरावट के साथ में, और पीएसयू बैंक सेक्टर भी बिकवाली वहां पर हावी रही है, 0.96% नीचे बंद हुआ। प्राइवेट बैंक की बात करूं तो प्राइवेट बैंक भी आज दबाव में रहा, और 0.4% की गिरावट के साथ में सेक्टर बंद हुआ। और मेटल सेक्टर भी दोस्तों लाल निशान में बंद हुआ, 0.61% टूटकर। यानी आज बैंकिंग से जुड़े लगभग हर सेक्टर पर दबाव साफ नजर आया। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके शहर में एक तरफ किसी नए मॉल का उद्घाटन हो रहा हो, जहां भीड़ उमड़ी पड़ी हो, बैंड बाजे बज रहे हो, नाच गाना चल रहा हो, उसी शहर के पुराने बाजार में सन्नाटा पसरा हो। दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठे बस ग्राहक का इंतजार ही कर रहा हो, और दोनों एक ही शहर में हैं, एक ही दिन में हैं, लेकिन कहानी दोनों की अलग अलग। तो दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि आखिर आईटी आज इतना क्यों उछल गया, कहां से उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई, और एफएमसीजी को किसकी लग गई नजर। तो चलिए आज की इस उलझन को खोलते हैं कारण के साथ में। तो बाजार में दोस्तों उतार चढ़ाव आने का कारण क्या रहा? तो आईटी सेक्टर की इस उड़ान के पीछे मुख्य वजह रही है ग्लोबल टेक कंपनियों में मजबूती और रुपए में हल्की कमजोरी, जिससे आईटी कंपनीज की कमाई का गणित बेहतर दिखाई देता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया थोड़ा कमजोर होता है, तो जो कंपनियां अपनी सर्विसेज विदेश में बेचती हैं और कमाई डॉलर में लाती हैं, तो उन्हें रुपए में बदलते ही, जब वो बदलते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो ज्यादा मुनाफा दिखाई देता है। तो आज बाजार ने इसी उम्मीद पर भरोसा जताया, और साथ ही अमेरिकी टेक कंपनीज की मजबूत चाल ने भी भारतीय आईटी शेयर्स की कंपनियों को हौसला दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें बात करनी है एफएमसीजी सेक्टर के दबाव की। क्यों आया वहां पर दबाव? तो दोस्तों यहां पर जो सबसे बड़ी वजह रही है कि सेक्टर की एक बड़ी और भरोसेमंद कंपनी की तिमाही नतीजों में उम्मीद से कमजोर रहना, और जिसका सीधा असर पूरे सेक्टर के सेंटीमेंट्स पर पड़ा। और जब सेक्टर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना खिलाड़ी लड़खड़ाए, तो पूरा बाजार उसकी चिंता में डूब जाता है, भले ही बाकी कंपनीज के नतीजे उतने खराब ना हो। दोस्तों, इसको ऐसे समझो, आप किसी क्रिकेट टीम में अगर सबसे भरोसेमंद और सबसे अनुभवी बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए, तो पूरी टीम के हौसले पर असर पड़ता ही है, चाहे बाकी बल्लेबाज कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और आज एफएमसीजी सेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी ही आज डगमगा गया। दोस्तों, यहां पर एक आम गलतफहमी भी दूर कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन कोई सेक्टर टूट जाए तो उस सेक्टर की सभी कंपनियां हमेशा के लिए कमजोर हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफएमसीजी जैसे सेक्टर की बुनियाद मजबूत मानी जाती है, क्योंकि रोजमर्रा के सामान की मांग कभी नहीं रुकती। एक क्वार्टर के कमजोर नतीजे पूरे सेक्टर की दिशा कभी भी नहीं बदलते, बल्कि यह सिर्फ अल्पकालिक झटका होता है। दोस्तों, एक और बड़ा कारण रहा आज की गिरावट का, क्रूड ऑयल की चाल का। सुबह लाइव सेशन में जब हमने बात करी तो साफ कहा था कि आज क्रूड की कीमत पर आप पैनी नजर रखिए, क्योंकि अगर दाम बढ़ते हैं तो बाजार पर दबाव बनेगा। और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि कारोबार के शुरुआती घंटों में क्रूड की कीमतों में हल्की सख्ती देखने को मिली थी, जिससे महंगाई बढ़ने और आयात बिल भारी होने की चिंता ने सिर उठा लिया। और इसी चिंता का सीधा असर बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक जैसे सेक्टर्स पर दबाव के रूप में दिखाई भी दिया। और साथ के साथ दोस्तों हम यहां पर यह भी बात कर सकते हैं कि एक कारण और है, कल जिस तरह से मार्केट उठा था, तो
यूएस और ईरान की पीस डील की वजह से, इसको हालांकि मैं अभी आगे और कवर करूंगा ग्लोबल क्यूज में, तो उसके बाद एक मुनाफा वसूली भी मानी जा रही थी। रीजन उसका है कि सुबह भी मैंने लाइव में बताया था और कल रात में भी बताया था कि जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, वो पहुंच गए हैं यूएस, और यूएस वहां पहुंचे हुए हैं। तो उन दोनों की बातचीत के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है, तो उसका भी बाजार इंतजार कर रहा है। खैर, आज दोस्तों जब शाम होते होते क्रूड की कीमतें जरूर नीचे आ गई हैं, लेकिन तब तक बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर पूरी तरह से पड़ चुका था। खैर दोस्तों, एक चीज और देख लीजिए कि आज विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआईज की तरफ से भी हल्की बिकवाली आज देखने को मिली है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआईज खरीदारी करते नजर आए। तो आसान भाषा में अगर आप कहें कि एफआईआई वो बड़े निवेशक हैं जो मार्केट को हिलाने का आजकल प्रयास कर ही रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं, और उसका कारण यही है कि उनको जो हमारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं वो जो अमेरिका है और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वहां पे उनको थोड़ी सी मजबूती दिखाई दे रही, जिस वजह से वो अपना पैसा निकाल के वहां लगा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस बड़ी वजह की जो पिछले कई महीनों से हर सेशंस को किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर रही। वो क्या है? दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा, और अब जो कल हमने देखा था पीस डील, जी हाँ, जिसने पूरे ग्लोबल बाजार की दिशा ही कल बदल दी थी। तो ग्लोबल क्यूज में दोस्तों अगर आप देखेंगे कि यूएस ईरान पीस डील को सारी खबरें आप देखिए, ये हर कोने में गूंज रही वो खबर कि भैया तीसरा दिन हो गया जब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया, और यह शांति संधि सीधे तौर पर क्रूड ऑयल की सप्लाई और स्ट्रेट हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। और यही दोस्तों जो वाटरवे है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का क्रूड ऑयल गुजरता है, लगभग 30% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से जाता है पूरी दुनिया को। और जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो क्रूड की कीमतें उछल जाती हैं, और अभी हमने देखा था पीछे किस तरह से $102 को पार करती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अभी वो $90 के नीचे चल रही हैं, और $85 के नीचे जाने की मैं उम्मीद लगा रहा हूं। अगर वो नीचे जाती हैं तो बाजार कुछ और कहानी कहेगा। खैर, हम आगे चलें और ये समझें कि निवेशक आज कहां टहल रहे थे, उनके दिमाग में क्या था। कभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप सबसे पहले ग्लोबल क्यूज जरूर देखें, बड़ी न्यूज देखें कि ऐसी कोई बड़ी न्यूज तो आज नहीं आ रही जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट पे जो इंपैक्ट आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, तीन चीजें हैं जो बाजार को चलाती हैं। कौन कौन चलाता है? फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट्स। तो फंडामेंटल्स तो वो चीजें हैं जो कंपनी में मार्केट के अंदर हैं, टेक्निकल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, और सेंटिमेंट्स आपके डायरेक्शन को, आपके फंडामेंटल्स को थोड़े समय के लिए बिगाड़ देते हैं। तो इसकी वजह से आपको हमेशा तीनों चीजों पर नजर रखनी चाहिए। आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों पर खास तौर से नजर रखें। ये बात आपको हमेशा के लिए दोस्तों ध्यान रखनी है। खैर दोस्तों, एक चीज और चलते हैं आगे कि आप लगभग मेरे साथ, मैं समझता हूं पिछले कब से हमने ये जो शेयर बाजार का लेखा जोखा शुरू किया है, अप्रैल से हमने शुरू किया है। उससे पहले आप 2 महीनों, 2 सालों से, 2.5 सालों से, 3 सालों से प्रोग्राम देखते हैं जो हमारा साप्ताहिक विश्लेषण होता है। लेकिन अगर पिछले आप अप्रैल से देखेंगे तो आपको याद होगा कि हमने इसी मन से महीनों तक तनाव बढ़ने की भी खबरें आपको कवर की दिखाई, जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी। ठीक है, अप्रैल से हमने लगातार शुरू किया है, बट जनवरी से हम ये कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऑफ एंड ऑन आते जाते रहते थे। ठीक है, हम बहुत ही रेगुलरिटी नहीं दिखा पाए, और उस दौरान जिस तरह से हमने मार्केट को प्रेडिक्ट किया, मार्केट का एनालाइज किया, मैं ये वर्ड जो प्रेडिक्शन है, मैं इस वर्ड को हटाना चाहूंगा, रिमूव करना चाहूंगा। जिस तरह से संसद में कोई शब्द को हटा दिया जाता है ना, तो इस संसद में से, इस कार्यक्रम में से प्रेडिक्शन वर्ड में हटा रहा हूं। प्रेडिक्शन हम नहीं करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट को, और उसके आधार पर आगे बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या संभावनाएं। जिस तरह से सुबह आज हमने बात करी थी कि भाई मार्केट जो है ना फ्लैट टू नेगेटिव होगा, कल हमने बात करी थी कि मार्केट पे गैप अप की संभावनाएं बन रही, क्योंकि ये संभावनाएं जो हमें ग्लोबल क्यूज देते हैं उसके आधार पर हम अपना एनालिसिस आपके सामने रख देते हैं। खैर, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? ये कार्यक्रम यदि आपको पसंद आता है, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसे सुनते तो आप अपने कानों से, और छपता ये सीधे आपके दिल में उतरता, क्योंकि मैं बहुत बड़े जार्गन्स के साथ, बहुत टेक्निकल भाषा के साथ इस कार्यक्रम को आप तक नहीं लेकर आता हूं। मैं चाहता हूं जिनको
फिनांस की भी नॉलेज ना हो वह भी इसे समझ सकें, और वह भी लोग समझ सकें जो बहुत ज़्यादा, जिन्होंने कभी एजुकेशन नहीं प्राप्त करी है लेकिन फिर भी वो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी सीख सकें। खैर, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हो सके तो संजीवनी टीवी की सदस्यता भी लें। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के उन सितारों की तरफ, उन सितारों को जिन्होंने आज इन्वेस्टर्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी। और वो क्यों, कौन से हैं, यानी कि टॉप 5 गेनर्स। तो आज के टॉप 5 गेनर्स में, और हमेशा ध्यान रखें, मैं जब टॉप 5 गेनर्स की बात करता हूं तो निफ्टी के मैं टॉप 5 गेनर्स लेता हूं, निफ्टी से ही टॉप 5 लूजर्स लेता हूं। तो टॉप 5 गेनर्स में नंबर 1 पर रहा टीसीएस, 4.46% की शानदार तेजी देखने को मिली, और ये उसी आईटी सेक्टर की कहानी का दोस्तों सबसे बड़ा चेहरा है, जिसकी वजह से आज पूरा सेक्टर हरे निशान में झूम। और इसके बाद नंबर आता है इटर्नल का, 3.94% की बढ़त दिखाई दी, यानी कि लगभग 4% की, और यह नई पीढ़ी की कंज्यूमर कंपनियों में भी आज खरीदारी का उत्सव रहा। इटर्नल यानी कि जो जोमेटो और स्विगी की पेरेंट कंपनी है। तीसरे नंबर पर रहा दोस्तों टेक महिंद्रा, 3.49%। ये भी टीसीएस, मतलब सॉरी, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, और यह भी अपनी कहानी दोहराती हुई दिखाई दी। चौथे नंबर पर नेस्ले इंडिया, 3.19% तेजी के साथ। दिलचस्प बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि एफएमसीजी सेक्टर के कमजोर दिन में भी, यानी कि आज एफएमसीजी सेक्टर कमजोर रहा, लेकिन नेस्ले आज चमक के दिखा, यानी कि ये अपने दम पर आगे बढ़ा, और जो बताता है कि किसी सेक्टर की कमजोरी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें हर कंपनी कमजोर हो। और टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो टॉप 5 गेनर्स में नंबर 1 पर रहा सिप्ला, 2.67%। ये टॉप 5 गेनर्स का है, ना कि टॉप 5 लूजर्स का। सिप्ला 2.67% बढ़कर बंद हुआ है, तो ये टॉप 5 गेनर्स का है, और ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। अब दोस्तों इसको इस तरह से अगर हम सोचें कि आज 5 दुकानें हैं आपके आसपास, आपकी विसिनिटी में, और उन 5 दुकानों पर एक त्योहार जैसा माहौल हो, ग्राहकों की भीड़ हो, अच्छी बिक्री हो, और दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान, और आज इन 5 शेयरों के निवेशकों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि अगर जिनके पोर्टफोलियो में 5 शेयर हैं, तो वो तो झूम रहे होंगे, वो कह रहे होंगे, अच्छा निफ्टी लाल हो गया, निफ्टी माइनस में है, सेंसेक्स माइनस में है, बैंक निफ्टी माइनस में, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो हरा दिखा रहा है। तो ऐसा चमत्कार हो जाता है, इसको हम आगे समझेंगे और बेहतर तरीके से। अब हम बात करते हैं कि आज के जो टॉप 5 लूजर्स हैं वो कौन कौन से रहे, क्योंकि टॉप 5 लूजर्स जानना जरूरी है, हमारा सेगमेंट का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा दोस्तों जो झटका दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दिया है, और 7.11% की भारी गिरावट देखने को मिली है, और ये दोस्तों वह बड़ी वजह रही है जिसने पूरे एफएमसीजी सेक्टर को आज नीचे खींच लिया। जी हाँ, बड़ी वजह रही है जिसके कारण एफएमसीजी सेक्टर नीचे आया है। और दूसरे नंबर पर रहा बेल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 4.46% टूटकर बंद हुआ, जो दिखाता है कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में भी आज मुनाफा वसूली हावी रही। और तीसरे स्थान पर रहा कोल इंडिया, 3.98% के गिरावट के साथ बंद हुआ, और जिस पर ऊर्जा सेक्टर के कमजोर रुख का असर साफ दिखाई दिया। और चौथे नंबर पर रहा एनटीपीसी, 2.19% नीचे, और दोस्तों ये उसी ऊर्जा सेक्टर की कमजोरी को आगे बढ़ाती है। और 5वें स्थान पर रहा आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें 1.94% की गिरावट दर्ज हुई, जो आज बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी की एक और तस्वीर पेश करता है। दोस्तों इसको कैसे आप समझें, इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूं तो इसको इस तरह से देखें कि मान लीजिए, फिर मैं बार बार देखिए मैं मोहल्ले की दुकानों और इन सब चीज़ों के आता हूं, क्योंकि ये आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके मोहल्ले की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद दुकान पर अचानक ग्राहकों की भीड़ छट जाए, यानी कि ग्राहक कम हो जाए, तो जब वह दुकान डगमगाती है तो आसपास की छोटी दुकानों पर भी उसका साया पड़ता है। लोग सोचने लगते हैं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ बिल्कुल वही हुआ है, और उसका असर पूरे सेक्टर पर दिखाई दिया। और अब बात करते हैं दोस्तों उस आंकड़े की जो असल में बाजार की सबसे ईमानदार तस्वीर पेश करता है, आईना होता है बाजार का, और वो आंकड़ा एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, जो नॉर्मली आपको हेडलाइन में नहीं आता है। दोस्तों इसे आसान सी भाषा में समझें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें बताता है कि आज कुल कितने शेयर चढ़े और कितने शेयर गिरे, चाहे इंडेक्स कुछ भी दिखा रहा हो। और आज बाजार में कुल 1160 शेयर
एडवांस में यानी कि बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2133 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं और 114 शेयर बिना किसी हलचल के सपाट बंद हुए। यानी कि हर एक शेयर जो ऊपर गया है उसके मुकाबले में 2 शेयर नीचे आ गए। और यही वजह है कि हम हमेशा कहते हैं सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी का आंकड़ा देखकर बाजार का मिजाज मत आंकिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मोहल्ले के सिर्फ मुख्य सड़क को चमकता देखकर पूरे मोहल्ले का हाल नहीं बताया जा सकता है। उसकी सर्विस लिंक भी हमें देखनी होती है, जो आपकी घर तक सड़क आ रही उसको भी देखनी होती है, तब जाके आइडिया लगता है कि वास्तव में इस कॉलोनी की सड़कें सारी अच्छी हैं या सिर्फ और सिर्फ जो मेन रोड है वही अच्छी है। तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो साफ बता रहा है कि अंदर खाने दबाव कहीं ज्यादा गहरा था, जितना सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े दिखा रहे थे उससे कहीं ज्यादा। इसीलिए जो अनुभवी निवेशक होते हैं वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को बाजार की सेहत मापने का सबसे ईमानदार थर्मोमीटर मानते हैं। और दोस्तों, जब यह अनुपात लगातार कमजोर बना रहे यानी गिरने वाले शेयर बढ़ने वालों से लगातार ज्यादा हो, तो यह इस बात का संकेत होता है कि तेजी सिर्फ मुट्ठी भर बड़े शेयरों के कंधों पर टिकी है और ऐसी तेजी लंबे समय तक टिकाऊ नहीं मानी जाती। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, कॉशियस रहने की आवश्यकता है बाजार में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। खैर, आगे चलते हैं और बढ़ते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ, जहां हम बात करेंगे सोना, चांदी और क्रूड ऑयल की। तो तीनों ने आज दोस्तों अपनी अलग अलग कहानी लिखी है। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल पर अगर आप देखोगे तो सोना चांदी को अक्सर क्यों खरीदते हैं, तो वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये अनसर्टेनिटी के समय में, अनिश्चितता के समय में एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। एमसीएक्स पर गोल्ड आज 1,41,639 के स्तर पर दिखाई दिया कारोबार करता हुआ और 1% की इसमें लगभग गिरावट रही। जबकि सिल्वर की अगर बात करूं तो सिल्वर 2,16,592 के स्तर पर पहुंच गया, 2.07% टूटकर। दोस्तों, अब अगर आप क्रूड ऑयल को देख लो तो क्रूड ऑयल की बात करूं तो WTI क्रूड $80.98 पर बैरल पर टहल रहा है, ट्रेड कर रहा है, करीब 2% गिरावट के साथ में। जबकि ब्रेंट क्रूड $86.33 पर बैरल पर आ गया है, 2.3% नीचे। जैसा हमने पहले ही कहा था कि दिन के दौरान क्रूड में हल्की सख्ती जरूर दिखी थी, ठीक वैसा हुआ भी जैसा हमने सुबह बात करी थी, लेकिन शाम होते होते दोनों क्रूड बेंचमार्क की तरफ आते चले जा रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि 85 के अंदर ये कब आते हैं, और यही उतार चढ़ाव है जो हम आने वाले कुछ दिनों तक बाजार में देखने को मिल सकता है, और जब तक पूरी तरह से पीस डील पर अमल नहीं हो जाता है। तो इसलिए सोना और चांदी को आप बिल्कुल समझिए अपने घर की तिजोरी की तरह, और इसको अंदर रखिए, सुरक्षित रखिए। और क्योंकि एक सेफ, कहते हैं ना, सेफ एसेट हेवन बोलते हैं, ठीक है ना, सेफ हेवन एसेट बोलते हैं, यानी कि सुरक्षा की पनाहगाह। जब रिस्क दिखाई देता है तो निवेशक क्या करता है, सोने चांदी में घुस जाता है, ताकि उसे लगता है कि भैया कितनी भी गिरावट हो जाए सोना उतना तो नहीं गिरेगा। और है भी, ऐसा तो होता नहीं है कि सोना आपको कभी दिखाई दे 5% टूट गया एकदम से एक ही दिन में, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि क्रूड ऑयल पर आपको नजर आगे भी बनाए रखनी है, क्योंकि क्रूड ऑयल को वापस $70 के आसपास आना है। आपको याद होगा कि $70 तक ये जब आ गया था, $72 तक, तो मार्केट भी हमारा 24,500 तक टहल आया था। खैर, अभी हमें समय है, वक्त है, लगातार मार्केट को वॉच करना है। इस थर्सडे को एक्सपायरी क्या होनी है ये भी देखनी है, जो सेंसेक्स की होगी। लेकिन अब उससे पहले हम ये चलते हैं और अभी ये जानने का प्रयास करते हैं कि कल हमारे बाजार की क्या दिशा हो सकती है। हालांकि इसको हम सुबह 7:30 बजे फाइनल बाजार की दिशा जानेंगे, लेकिन अभी के हालात जो कह रहे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए और किन बातों के ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर बाई चांस कल का आप सुबह का मिस करते हैं लाइव, तो आपको ये समझना चाहिए। तो कल की रणनीति भी आप जान लीजिए और आपके जो रेजिस्टेंस लेवल है और जो सपोर्ट लेवल है उनको भी देख लीजिए। तो दोस्तों, निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है 23,850 है, जो कि बहुत ही मजबूत है, और अगर ये टूटा तो फिर 23,700 तक का लेवल आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जबकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 24,100 पर रेजिस्टेंस है और 24,250 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। 24,250 फिलहाल कल भी टूटता हुआ नहीं दिखाई देता है, अनलेस अनटिल कोई रात भर में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स ना हो जाए।
तो उसको हम लोग सुबह लाइव में डिस्कस कर ही लेंगे। और बैंक निफ्टी के लेकर बात करें तो 56,300 और 55,901 के बाद ये लगातार सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,200 ऊपर पहला और उसके ऊपर 57,600 तक की रिकवरी संभव है। और सेंसेक्स के लेकर बात करूं तो 76,300 का सपोर्ट लेवल बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर ये टूटता है किसी वजह से तो 75,900 तक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो 77,200 और उससे भी ऊपर जाता है तो 77,600 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 78,000 की आशंका संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने की बजाय थोड़ा रुक कर, सोच कर, समझ कर, आंकड़ों को परखते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी होगा। और कल की स्ट्रेटजी के लिए सबसे जरूरी फैक्टर रहेगा क्रूड ऑयल की चाल। रोज रह रहा है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा और आने वाले और 4 दिन रहेगा, हो सकता है अगले 1 महीने तक बना रहे, क्योंकि जब तक ये यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर ये आपको समस्या दिखाई देती रहेगी। तो इसलिए इसको ट्रैक करिए, एफआईआईस की चाल को ट्रैक करिए, डॉलर के मुकाबले रुपए को भी ट्रैक करिए, क्योंकि इन सबको ट्रैक करने से आप थोड़ा थोड़ा सा शेयर मार्केट के कहते हैं ना एनालिसिस उसका बेहतर कर पाएंगे और उसकी मूव को, उसकी डायरेक्शन को आप पकड़ पाएंगे। और जब भी शेयर मार्केट इस तरह से ऊपर या नीचे होगा तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि भैया मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, पहले ही एनालिसिस कर लिया था, और मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आपको पता है कि मार्केट नीचे क्यों जा रही है। तो इसलिए इन सारे क्यूज को, इन सारी खबरों को आपको लगातार देखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको अपने पैसे को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा अगर बचाएंगे तो ही तो वो ग्रो करेगा। अगर पैसा डूब जाएगा, एक मैं हमेशा कहता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा पैसे का नुकसान होता है ज्यादातर, और ज्यादातर वो कितना है 90% रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा देते हैं। ये सेबी की रिपोर्ट है। पिछले साल भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान किया है छोटे निवेशकों ने, और उससे भी पिछले साल भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें और निवेश में आए। निफ्टी मत खरीदें, बैंक निफ्टी मत खरीदें, सेंसेक्स मत खरीदें, इनके ऑप्शंस मत खरीदें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की संभावना बड़ी है। खासतौर से ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज हमें बाजार क्या सबक दे रहा है, क्योंकि ये सबसे हमारा जरूरी हिस्सा है, सबसे कहते हैं ना इसेंशियल पार्ट है इस हमारे शेयर बाजार का लेखा जोखा का। रीजन, क्योंकि हम हर दिन ये सीखने का प्रयास करते हैं कि आज बाजार में जो हलचल हुई है उससे निवेशक को क्या सीखने को मिल रहा है और हमें क्या सिखा रहा है। चाहे आप, मैं भी निवेशक हूं, आप भी निवेशक हैं, तो ये हमारी क्लास है रोज की, इसको जरूर सीखना चाहिए। तो आज का जो सबसे जरूरी सबक है वो सबसे पहले तो यही है कि सेंसेक्स और निफ्टी का सपाट रहना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि बाजार में सब कुछ शांत है। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने साफ दिखाया कि शेयर गिरे तो सिर्फ एक शेयर चढ़ा था। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ इंडेक्स के आधार पर मत आंकिए, अपने पोर्टफोलियो के हर शेयर पर अलग से नजर रखिए। और दूसरा सबक, सेक्टर रोटेशन को समझना बेहद जरूरी है। आज जहां आईटी और रियल्टी ने साथ दिया यानी कि ऊपर गए, वहीं एफएमसीजी और बैंकिंग ने आज निराश किया है। और कल शायद कहानी पूरी तरह उलट भी जाए। हो सकता है कल बैंकिंग में रिकवरी आ जाए और आईटी में मुनाफा वसूली दिख जाए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग। और यही तो सेक्टर रोटेशन है। पैसा कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठता, वह घूमता रहता है, कभी इस सेक्टर में तो कभी उस सेक्टर में, कभी इसकी जेब में तो कभी उसकी जेब में, तो वह लगातार घूमता रहता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 1 या 2 सेक्टरों में ही सिमटा हुआ है तो ऐसे दिनों में झटका ज्यादा महसूस होता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को समझें, यानी अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में बांटना शुरू करें और अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो समझदार इन्वेस्टर होता है, समझदार निवेशक होता है, उसकी पहचान ही यही होती है कि उसके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स होते हैं। तो आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ के साथ चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सुबह का 7:30 बजे हमसे जरूर मिलें।
हम लाइव पर आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि आज मार्केट की मूवमेंट किस तरफ जा रही है, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा। वो जितने भी मार्केट में अवेलेबल क्यूज होते हैं तो उसके आधार पर मार्केट का एनालिसिस हम सब लोग बैठ के करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।